हेलो स्टूडेंट्स, होप आप सब लोग अच्छे होंगे और जो भी वीडियो लेक्चर्स मैं अपलोड कर रही हूँ वो देख रहे होंगे। तो लास्ट हमने डिस्कस किया था आपके फेमिनाइन एंड जो फ्लड्स होते हैं उसके बारे में, यानी कि दुष्काल और पूर जो प्रकोप है उनके बारे में। अब हमारा ये लास्ट टॉपिक बचता है यूनिट 4 का, ये है कोल्ड वेव्स एंड हीट वेव्स। ठंडी मोजा અને गरम मोजा। ठंडी मोजा અને गरम मोजा की अगर हम बात करें, ये भी एक डिजास्टर है, ये भी एक दुष्काल है। सॉरी, दुष्काल नहीं, ये भी एक प्रकोप है और ये साइलेंट डिजास्टर है। ठीक है, ये एक ऐसा डिजास्टर है जो कि इतना पता नहीं चलता, लेकिन अगर हम देखें तो ये भी काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। इससे इस ये हीट वेव्स एंड कोल्ड वेव्स का जो मटेरियल है वो आप लोगों के गूगल क्लासरूम पे अपलोड कर दिया गया है, तो उसको आप चेक कर लें। या इंग्लिश मीडियम में मैंने अपलोड कर दिया है, गुजराती मीडियम का भी उसके अंदर अपलोड हो जाएगा, तो उसी को आप वहां पे रेफर कर लें। तो हीट वेव्स एंड कोल्ड वेव्स की बात करें तो ये और दूसरे जो डिजास्टर्स हैं जिनके बारे में जनरली बहुत कॉमनली लोग जानते हैं और बात करते हैं, लेकिन जैसे आपको ये बताया कि ये भी एक साइलेंट डिजास्टर है। इसके भी कई इफेक्ट्स देखे हुए हमें मिल रहे हैं। 1936 से 1975 के अंदर देखा गया कि यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर करीब 20,000 जितने जो लोग हैं वो आपके हीट वेव्स और कोल्ड वेव्स डिजास्टर की वजह से उनकी जान चली गई। और ऐसे ही अगर हम और दूसरे जगहों में भी बात करें, ऑस्ट्रेलिया में भी ये इस डिजास्टर का इम्पैक्ट 1939 के अंदर देखा गया। और ऐसे ही विक्टोरिया जो प्रोविंस है वहाँ पे भी इसका इफेक्ट देखा गया, जिसकी वजह से 400 लोगों की जानें चली गई। भारत के अंदर, अगर इंडिया के अंदर अगर हम बात करें तो 1988 के अंदर इसका कहते हैं काफी बड़ा इम्पैक्ट जो है भारत के अंदर हमें देखने के लिए मिला था, जिस वजह से काफी लोगों की जो जानें चली गई थी और एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के ऊपर भी काफी ज्यादा इम्पैक्ट पड़ा था। ऐसे ही 2001-2002 के अंदर कोल्ड वेव्स जो है, कोल्ड वेव्स की वजह से इंडिया के अंदर 600 लोग की जितनी डेथ हो गई थी। और ऑलमोस्ट हर साल हम देखते हैं कि हीट वेव्स और कोल्ड वेव का इम्पैक्ट पड़ता है और किसी ना किसी क्षेत्र में इसके इम्पैक्ट की वजह से काफी सारे जो लोग हैं उनकी और साथ ही साथ इकोनॉमी के ऊपर भी जो है इसका इम्पैक्ट हमें देखने के लिए मिलता है। इट्स हीट एच। जनरल क्या क्राइटेरिया क्या है, किसको हम हीट वेव या कोल्ड वेव बोलेंगे? जनरली एक टेम्परेचर कंडीशंस जो होती हैं, तापमान की जो स्थिति होती है एक क्षेत्र के अंदर एक समान नहीं होती। हम देखते हैं कि प्लेस टू प्लेस हम जैसे जैसे जाते हैं तो वो डिफर करती है। लेकिन जो व्यक्ति जिस जगह पे रह रहा है, जिस स्थान पे रह रहा है, तो वो वहाँ की आबो हवा की स्थितियों के अकॉर्डिंग, वहाँ के वेदर कंडीशंस के अकॉर्डिंग, वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशंस के अकॉर्डिंग ह्यूमन बींग्स एक्लेमेटाइज कर जाते हैं। ठीक है, वहाँ की जो सामान्य वातावरणीय स्थितियां जो होती हैं, आबो हवा की स्थितियां होती हैं, उसी अकॉर्डिंग जीवन यापन करने लग जाते हैं। जैसे कि आप देखोगे कि राजस्थान की हम बात करते हैं तो वहाँ पे बहुत ज्यादा गर्मी होती है, और बहुत ज्यादा ठंडी भी देखने के लिए मिलती है। तो लेकिन वहाँ पे रहने वाले जो लोग हैं वो इजीली उस तापमान के अकॉर्डिंग एक्लेमेटाइज कर जाते हैं। वहीं पे अगर हम कंपेयर करें, जम्मू एंड कश्मीर की बात करें या लद्दाख की बात करें, जो कि कोल्ड डेजर्ट है, ठंडा रण है, तो वहाँ पे भी जैसे वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशंस मिलती है जिसमें कि वहाँ पे बहुत ज्यादा ठंडी रहती है, तो उसमें भी वहाँ के लोग एक्लेमेटाइज कर जाते हैं। वहीं पे अगर आप कोस्टल एरियाज की बात करें, दरियाई किनारे वाले क्षेत्रों की बात करें, जैसे कि हमारा दादरा नगर हवेली और दमन एंड दीव वाला क्षेत्र है, तो हम देखते हैं कि दरियाई किनारे वाले जो क्षेत्र होते हैं, जनरली जो कोस्टल एरियाज में क्लाइमेटिक कंडीशंस इस तरीके की होती हैं कि बहुत ज़्यादा गर्मी भी नहीं होती है और बहुत ज़्यादा ठंडी भी यहाँ पे नहीं होती है। और यहाँ पे जो ज़्यादा हमें देखने के लिए मिलता है वो है आपको हवा के अंदर भेज की जो मात्रा है, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी जो होती है, उसका लेवल इन एरियाज के अंदर ज़्यादा होता है। लेकिन फिर भी एक वहाँ के नॉर्मल क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, एक सामान्य जो है वातावरणीय स्थितियां हैं, उससे अगर बहुत ज्यादा चेंजेस हो, बहुत ज्यादा अगर उससे गर्म हो जाए, वहाँ की जो सरेराश जो सामान्य स्थितियां हैं उससे एवरेज जो मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर है उससे अगर बहुत ज्यादा चेंज अगर हो, या तो बहुत ज्यादा ज्यादा हो जाए या बहुत कम हो जाए, तो वैसे में कोल्ड वेव्स और हीट वेव्स जो हैं वो ऑब्जर्व करने के लिए मिलती है। क्योंकि
एक जो वहाँ का कंफर्टेबल क्लाइमेट है जिस पे लोग रह रहे हैं, उसके अंदर जो है चेंजेस हमें देखने के लिए मिलते हैं, जिस वजह से गर्मियों के अंदर गर्म हवाएं चलने लग जाती हैं, गर्म हीट वेव्स हमें देखने के लिए मिलती हैं। और ऐसे ही ठंडी के अंदर अगर तापमान बहुत ज़्यादा सामान्य से अगर नीचे चला जाता है तो कोल्ड वेव्स जो हैं, ठंडी हवाओं का प्रभाव जो है हमें देखने के लिए मिलता है। तो इन जनरल अगर हम बात करें तो प्राइमरली ये कौन से फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है, मुख्यतः कौन से कारक हैं जो कि हीट वेव्स और कोल्ड वेव्स को डिटरमाइन करते हैं। तो पहला तो है लोकल क्लाइमेटिक कंडीशन, यानी कि स्थानीय आबो हवा की स्थितियां कैसी हैं उस पर्टिकुलर क्षेत्र की। दूसरा है आपका ज्योग्राफिकल एंड टोपोग्राफिक फीचर्स ऑफ द प्लेस, यानी कि भौगोलिक और अगर वहाँ की भूस्थलाकृतियां अगर हम देखें उस पर्टिकुलर क्षेत्र में तो किस प्रकार की मिलती है, यानी कि पहाड़ है, पठार है या मैदान है, ठीक है, आइदर इट्स हिली और इट्स अ प्लेट्यू रीजन और इट्स अ प्लेन रीजन और इट्स अ कोस्टल रीजन, दरियाई किनारे वाला क्षेत्र है, तो वो भी एक मुख्य कारक है जिसके ऊपर निर्भर करेगा कि वहाँ पे कोल्ड वेव्स होंगे कि वहाँ पे हमें हॉट वेव्स जो है, हीट वेव्स जो होंगे वो देखने के लिए मिलेंगे। हम एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल कंट्रीज की अगर हम बात करें, अलग अलग एरियाज के अंदर इसका अलग अलग टाइप के से ये देखने के लिए मिलेंगे। सबसे पहले हम एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल कंट्रीज की बात करते हैं, यानी कि उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों के अंदर जो देश है, यानी कि आप बोल सकते हैं 23.5 डिग्री उत्तर, 23.5 डिग्री दक्षिण न जो क्षेत्र है, वहां पे आने वाले जो देश है उनकी अगर हम बात कर रहे हैं, तो इन क्षेत्रों के अंदर अगर हम देखें तो हीट वेव्स किसे कहा जाता है, गर्म जो मोजा है इसको, फिर मेरे को मोबाइल वाला कनेक्ट करना पड़ता है अगर आता है तो हम बात कर रहे थे एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल एरियाज के अंदर, यानी कि आपके जो उष्ण कटिबंधीय जो क्षेत्र है वहां पे हीट वेव्स का क्या क्राइटेरिया है, हीट वेव्स किसे कहा जाता है। तो एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल यानी कि उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के अंदर heat wave is considered as a period of abnormally hot and dry weather, or when it is uncomfortably hot due to humidity. And to be termed as a heat wave, it should last at least more than one day over the area. However, conventionally heat waves last for several days to several weeks depending upon the prevailing weather conditions. जनरली जो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है वहां पे हम जो गर्म मोजा है उसको बोलते हैं जब सामान्य तापमान से तापमान बहुत ज्यादा हो और शुष्क आबो हवा की स्थिति हो, ठीक है, या फिर जितनी वहां पे हवा के अंदर भेज की मात्रा होती है, ह्यूमिडिटी जो होती है एटमॉस्फेरिक, उससे ज्यादा वहां पे भेज की मात्रा हो, और साथ ही साथ इस प्रकार की जो स्थिति है वो एक दिन से ज्यादा होनी चाहिए। साधारणतः अगर हम बात करें तो ये कुछ दिनों तक या इवन कुछ हफ्तों तक ऐसी स्थिति हमें देखने के लिए मिलती है, ऐसी आबोहवा की स्थितियां, उसे हीट वेव्स बोला जाता है, उसे गर्म मोजा बोला जाता है। कोल्ड वेव्स की बात करें, ठंडी मोजा की अगर हम बात करें तो कोल्ड वेव्स आर द वेदर फ्लक्चुएशंस इन द एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल रीजन्स आर rather rapid and they are related with the fast movement of the weather systems. Many a times cold air masses sweep in rapidly in the rear of a weather disturbance, which causes chill to be more effective. And the criteria for the cold wave includes not only the minimum temperature to which it may fall, but also the rate of temperature which falls within 24 hours. यहाँ पे क्या है कि जैसे कि तापमान की वृद्धि हो रही थी गर्म मोजा के अंदर, वैसे ही ठंडी मोजा का प्रभाव तब माना जाता है जब उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों के अंदर अचानक एक परिवर्तन जो आएगा आबो हवा के अंदर, वो अचानक एक परिवर्तन आएगा और अचानक तापमान जो है वो ओछे हो जाएंगे, घट जाएंगे, और ये तापमान घटने की जो अवधि है ये इतना अचानक होना चाहिए कि विद इन 24 आवर्स होना चाहिए, यानी कि 24 घंटे के अंदर इतना ज्यादा तापमान कम हो जाए, जो मिनिमम टेम्परेचर है, न्यूनतम तापमान जो है वो इतना ज्यादा कम हो जाए, तो उस स्थिति, और ये स्थिति जो है कुछ लंबे समय तक वहां पे प्रेवेलेंट रहे, लंबे समय तक हमें प्रभाव मिले ऐसी ठंडी स्थिति का, तो उसे कोल्ड वेव्स आपको बोलते हैं।
अब हम देख लेते हैं क्या क्राइटेरिया फॉलो किया जाता है इंडिया के अंदर, भारत के अंदर। तो इंडिया के अंदर पहले भी जब हम बात कर रहे थे फ्लड की और ड्राउट की, तो आपको बताया था ये जो क्राइटेरिया सेट करने वाला है ये है IMD, यानी कि भारतीय जो आबो हवा की आपके एक डिपार्टमेंट है, उसके द्वारा ये तय किया जाता है IMD के द्वारा। तो इंडियन मीटरोलॉजिकल जो डिपार्टमेंट है इसके अनुसार हीट वेव और कोल्ड वेव का जो रिलेशन है वो नॉर्मल जो टेम्परेचर कंडीशंस होती हैं, नॉर्मल यहाँ पे कंसिडर किया गया है एक डे का मैक्सिमम और मिनिमम जो होता है, एक दिन का उच्चतम तापमान और न्यूनतम तापमान को जब आप घटा देते हैं तो वो जो वहां का एक सामान्य तापमान की स्थिति होती है। और साथ ही साथ किसी भी क्षेत्र का सामान्य तापमान पर्टिकुलर मौसम में, पर्टिकुलर माह में कितना होगा वो हम 30 साल का सरेराश लेकर के निकालते हैं। तो उससे अगर 8 डिग्री सेंटीग्रेड अगर तापमान ज्यादा होता है, वृद्धि होती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, हीट वेव कंसिडर किया जाता है। और अगर 8 डिग्री तापमान उस सामान्य से अगर घट जाते हैं, 8 डिग्री सेल्सियस तक अगर डिक्लाइन आ जाता है उस नॉर्मल एवरेज टेम्परेचर से, तो उसको कंसिडर किया जाता है आपका कोल्ड वेव्स। तो भारत के अंदर जो क्राइटेरिया है हीट वेव्स और कोल्ड वेव्स का, वो 8 डिग्री के ऊपर है कि 8 डिग्री या तो बढ़ने से क्या होगा, गर्म हो जाओगी, और अगर 8 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान अगर घट जाता है, ओछा हो जाता है सामान्य तापमान से, तो उसको हम बोलते हैं ठंडी मोजा। मुख्यतः कौन से क्षेत्र हैं, कौन से रीजन्स हैं जो इफेक्टेड रहते हैं, जो सबसे ज्यादा ससेप्टेबल हैं, जिनके जहाँ पे चांसेस हैं कि इसका प्रभाव सबसे ज्यादा होगा। तो सबसे पहला रीजन है इसके अंदर सोलर हीटिंग एंड द रेडिएटिंग कूलिंग इफेक्ट्स आर मोर ओवर द लैंड surface over the sea. Furthermore, the land and the sea breeze tends to inhibit these effects over the coastal and the islands, and the landlocked areas are therefore more prone to the occurrence of extreme temperature conditions. Generally अगर हम देखें तो landlocked जो areas होते हैं, यानी कि जमीनी क्षेत्र जो चारों तरफ से जमीन से ही घिरे हुए हैं, वहां पे हमें ठंडी मोजा और गर्म मोजा का प्रभाव सबसे ज्यादा देखने के लिए मिलता है। क्योंकि जो दरियाई किनारे वाले जो क्षेत्र होते हैं, वहां पे दरिया से आने वाली जो हवा है, सी ब्रीज जो है, समुद्र से आने वाली जो हवा है, वो वहां पे जो मिलने वाली तापमान की स्थिति है, अगर वो बहुत ज्यादा गर्म होगा तो उसे ठंडा कर देगी, अगर वो बहुत ज्यादा ठंडा होगा विंटर सीजन के अंदर, शाड़े के अंदर, तो उसको गर्म कर देगी। ठीक है, तो इसीलिए ऐसा प्रभाव हमें दरियाई किनारे के क्षेत्रों में नहीं देखने के लिए मिलता। उसी की जगह पे हमें जो आंतरिक जमीनी भाग वाले जो क्षेत्र हैं, लैंडलॉक्ड जो एरियाज हैं, वहां पे इसका प्रभाव देखने के लिए मिलता है। सेकेंड है, इन द ट्रॉपिक्स हीट वेव्स आर रेदर कॉमन इन द लैंडलॉक्ड एरियाज ड्यू टू द इंटेंस सोलर हीटिंग बाय द डायरेक्ट सन रेज। अगर हम उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों की बात करें तो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के अंदर तो ये लैंडलॉक जो जमीनी जो क्षेत्र है, वहीं पे इसका प्रभाव मुख्यतः देखने के लिए मिलता है। कारण क्या है, इसका कारण ये है कि यहाँ पे डायरेक्ट जो सूर्य की किरणें पड़ती हैं, उससे एक इंटेंस सोलर हीटिंग होता है, वो बहुत ज्यादा गर्म होता है डायरेक्ट सूर्य की किरणों के पड़ने की वजह से। इसीलिए हमें ट्रॉपिक्स में उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों के अंदर, ये लैंडलॉक्ड एरियाज के अंदर आंतरिक जो स्थलीय क्षेत्र हैं, वहीं पे इसका प्रभाव देखने के लिए मिलता है। इन मिडल लैटिट्यूड्स अगर हम बात करें, द प्रेफर्ड रीजन्स फॉर द हीट वेव्स आर वेदर द साउथ वेस्टर्ली और द नॉर्थ वेस्टर्ली winds being bringing the warm tropical air to the higher latitudes in the north and the southern hemisphere. And in the northern hemisphere, the eastern parts of North America and the Eastern European countries experience such an weather conditions more frequently during the summer season. And in the southern hemisphere, the different parts of West and South Australia experiences the heat wave, which persists for number of weeks and account to number of deaths also. That's why it is considered a natural hazard. They are more common than other natural hazards. Generally हम मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों की अगर हम बात करें, मध्य अक्षांश के अंदर हम अभी बात करते हैं उत्तरी पृथ्वी के ऊपर जो उत्तरी गोलार्ध है, उत्तरी गोलार्ध के अंदर अगर हम बात करें तो नॉर्थ अमेरिका, उत्तरी अमेरिका और जो यूरोप है, यूरोप के जो पूर्वी भाग हैं, वहां पे उन्हाड़े के मौसम के अंदर, गर्मी के मौसम के अंदर आपको हीट वेव्स जो है देखने के लिए मिलती हैं।
वहीं पे अगर हम बात करते हैं दक्षिणी गोलार्ध की, सदर्न हेमिस्फीयर की, तो दक्षिणी गोलार्ध के अंदर ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी और दक्षिणी जो भाग है, वेस्टर्न एंड सदर्न पार्ट ऑफ जो ऑस्ट्रेलिया है, वहां पे कुछ हफ्तों तक हमें हीट वेव्स का इफेक्ट देखने के लिए मिलता है, जिस वजह से कई लोगों की हर साल जो है कॉमन है कि मृत्यु होती है। इसलिए ये वहाँ का एक काफी कॉमन नेचुरल हैजार्ड है, कुदरती प्रकोप है ऑस्ट्रेलिया के अंदर, हीट वेव्स, गर्म मोजा। नेक्स्ट है आपका अर्बन एरियाज अफेक्ट्स द ग्रेटर इफेक्ट ऑफ द हीट वेव्स देन द रूरल एरियाज, बिकॉज the asphalt and the concrete used in abundance in the urban areas, it stores the heat for the longer and it releases it again during the night, which produces significantly higher day and night temperatures in the urban areas, build up large cities, acts as a heat island. हम शहरी क्षेत्रों की बात करें, अर्बन एरियाज की अगर बात करें, तो यहाँ पे हीट वेव्स का, गर्म मोजा का प्रभाव हमें ज्यादा देखने के लिए मिलता है गामड़ाना जो क्षेत्र है उसकी तुलना के अंदर। क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो शहर हैं वो ना हीट आइलैंड की तरह काम करते हैं, यानी कि आपके गर्म जो द्वीप हैं उसके तरीके से काम करते हैं। कारण ये है कि शहरों के अंदर हम देखते हैं पूरा का पूरा जो है कॉन्क्रीटाइजेशन हो गया, सभी जगह पे जो है सीमेंट का काम हो गया है, मुख्यतः सीमेंट और एस्फॉल्ट जैसे जो मटेरियल है जिनका यूज किया जाता है बिल्डिंग्स को बनाने के लिए या सड़कों को बनाने के लिए, उनकी ये लाक्षणिकता है कि वो जब सूर्य ताप जब आएगा तो उसको, सूर्य ताप से मिलने वाला जो तापमान है उसको अपने अंदर अवशोषित कर लेती है और उसको वापस रिफ्लेक्ट नहीं करती है। साथ ही साथ आजकल आप देखोगे कि एक ट्रेंड हुआ है कि आपके कांच का जो है, मिरर्स का, ग्लास का जो है बहुत ज्यादा उपयोग किया जाता है बिल्डिंग्स को बनाने के लिए, क्योंकि वो बहुत सुंदर लगते हैं और बहुत फैंसी से लगते हैं। वैसे मॉल्स वगैरह जो है उनमें आप देखोगे, और कांच की ये एक लाक्षणिकता है कि वो सूर्य से आने वाली जो किरणें हैं, खास करके जो सूर्य से आने वाली लंबी जो किरणें हैं उनको अपने अंदर अवशोषित कर लेता है और उसको वापस, उसका रिफ्लेक्टेंस नहीं करता है, वापस उसको नहीं छोड़ता है उन किरणों को, जिस वजह से जो है बिल्डिंग्स एक बारी जब गर्म हो जाती हैं तो ठंडी नहीं होती है। इसीलिए शहरों के अंदर हीट वेव्स का प्रभाव ज्यादा देखने के लिए मिलता है। वहीं पे गामड़ाना क्षेत्र की अगर हम बात करें, पहली बात तो गांव के अंदर जो घर होते हैं वो मिट्टी के, घास फूस के, इससे बने हुए होते हैं, साथ में घर दूर दूर होते हैं, ठीक है। इस वजह से वहां पे आपको हीट वेव्स जो है, गर्म मोजा का प्रभाव नहीं देखने के लिए मिलता है। फिर आपका है कोल्ड वेव्स। जनरली इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड दैट द कोल्ड वेव्स आर एसोसिएटेड विद द incursion of cold air mass to the warm places. In general, it takes place in the rear of the passage of the low pressure system, which brings the cold air from the higher latitudes to the region of the lower latitudes. जनरली अगर हम कोल्ड वेव्स की बात करें, ठंडी मोजा के प्रभाव की बात करें, तो ऐसे जो क्षेत्र हैं जो कि आमतः गर्म रहते हैं, लेकिन वहां पे अगर ठंडी मोजा आ जाती है, ठंडी हवाएं आ जाती हैं, और इसका कारण क्या होता है, वहां पे लो प्रेशर कंडीशंस उत्पन्न हो जाती है, निम्न दबाव की स्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं, जिस वजह से वहां पे इन ठंडी हवाओं का प्रभाव पड़ता है और वहां पे आपको ठंडी मोजा देखने के लिए मिलेंगे। तो ये कौन से क्षेत्र होते हैं? ये जनरली लोअर लैटिट्यूड्स होते हैं, यानी कि निम्न जो अक्षांश वाले क्षेत्र हैं वहां पे हायर एल्टीट्यूड से, यानी कि उनके पर्वतीय भाग जो हमें पता है वहां पे ठंड होती है, तो पर्वतीय भाग से जब नीचे वैली रीजन के अंदर जब हवाएं आती हैं, ठीक है, इस तरफ मूवमेंट जब होता है, तो वहां पे हमें कोल्ड वेव्स का, ठंडी मोजा का प्रभाव देखने के लिए मिलता है। In India, heat and the cold waves conditions are more frequent in the northern, central and adjoining eastern parts of the country, and these occasionally extends the southward towards the peninsula. Heat waves occurs in the coastal areas of the states of the Orissa, Andhra Pradesh on the eastern coast when the prevailing weather is hot and humid under the calm wind and cloudless स्काई कंडीशंस। अगर हम भारत के अंदर बात करें तो जो हीट वेव्स हैं, गर्म मोजा और ठंडी मोजा का जो सामान्यतः जो प्रभाव है वो आपको कहाँ देखने के लिए मिलता है? उत्तर भारत और मध्य भारत और साथ ही साथ पूर्वी जो भारत का जो भाग है वहां पे आपको देखने के लिए मिलता है। बहुत ही कम हमें दक्कन का पठार वाला जो क्षेत्र है वहां पे या दक्षिणी भारत के अंदर देखने के लिए मिलता है, लेकिन कुछ कई बारी इवन उड़ीसा और आंध्र प्रदेश जैसे जो राज्य हैं जो कि दरियाई किनारे से जुड़े हुए हैं, उनके दरियाई किनारे वाले क्षेत्र में भी हमें इसका प्रभाव देखने के लिए मिलता है।
कब? जब वहां पे क्लाउडलेस स्काई कंडीशंस होती है, यानी कि जब आकाश में बादल रहित जब क्षेत्र होते हैं, तब उन्हाड़े के मौसम के अंदर बहुत ही ज्यादा गर्म और भेज वाली हवाओं के चलने की वजह से आपको हीट वेव्स का प्रभाव वहां पे देखने के लिए मिलता है। व्हाट आर द कॉजेज एंड इम्पैक्ट्स? क्या प्रभाव पड़ता है हीट वेव्स का और कोल्ड वेव्स का? क्योंकि हीट वेव्स और कोल्ड वेव्स में हमने देखा है कि अचानक तापमान बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, 8 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाता है, और कोल्ड वेव्स के अंदर, ठंडी मोजा के अंदर तापमान 8 डिग्री सेंटीग्रेड तक घट जा रहा है। अचानक इतना तापमान जो है वो घट जाता है इस वजह से। तो सबसे पहले हम हीट वेव्स जब आती हैं तो हीट वेव्स के वजह से क्या आपको चेंजेस जो हैं वो देखने के लिए मिलते हैं, खास करके ट्रॉपिकल रीजन्स के अंदर, उष्ण कटिबंधीय जो क्षेत्र हैं उसके अंदर। तो हम देखते हैं देयर इज अ इनफ्लो ऑफ आपके इनफ्लो ऑफ वार्म ट्रॉपिकल जो है, दिस इज नॉट वार्म, ये एन नहीं है, दिस इज योर आर, ठीक है। Inflow of warm tropical air to the higher latitudes. It is caused by the southwesterly winds in the northern hemisphere at the sea level and aloft. In the southern hemisphere, advection of warm tropical air to the higher latitudes takes place with the northwesterly wind flow. जनरली क्या होता है, जो उच्च अक्षांश वाले क्षेत्र हैं वहां पे दक्षिणी पश्चिमी जो हवाएं चलती हैं उत्तरी गोलार्ध के अंदर, वो वहां पे गर्म हवाओं का प्रभाव लाती है। वहीं पे अगर हम दक्षिणी गोलार्ध के अंदर अगर हम बात करें तो नॉर्थ वेस्टर्ली, उत्तरी पश्चिमी जो हवाओं का प्रभाव है उसकी वजह से हीट वेव्स हमें देखने के लिए मिलती हैं। Little or no moisture in the upper atmosphere makes the sky cloud free and allows the maximum solar heating. खास करके उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों के अंदर जब बादल रहित आबो हवा की स्थितियां होती हैं तो वैसे में क्या होता है, सूर्य ताप बहुत ज्यादा मिलता है और हवा के अंदर भेज की मात्रा भी कम है, तो उस वजह से हीट वेव्स जो है वो हमें देखने के लिए मिलती है। साथ ही साथ अगर उसी टाइम पे जो होने वाली समर सीजन के अंदर, उन्हाड़े के मौसम के अंदर जो बारिश होनी है वो लंबे समय तक नहीं हो, हॉट एंड ड्राई स्पेल अगर हो, लंबे समय तक बारिश की स्थिति ना मिले, तभी भी आपको हीट वेव्स का जो प्रभाव है वो देखने के लिए मिलता है। इंडिया के अंदर अगर हम बात करें हीट वेव्स जो क्लाइमेटोलॉजिकली अगर हम देखें तो इसका प्रभाव अप्रैल से जून के महीने में देखने के लिए मिलता है, और सबसे ज्यादा जो है वो मई माह जो है इसके अंदर हीट वेव्स का प्रभाव में सबसे ज्यादा देखने के लिए मिलता है। खास करके ये सामान्य है भारत के अंदर, उत्तरी पश्चिमी जो भारत है, नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया और सेंट्रल इंडिया के अंदर हमें देखने के लिए मिलता है। वहीं पे जब ऑनसेट ऑफ मॉनसून होता है, जब मॉनसून आता है साउथ वेस्टर्न मॉनसून, तो उसके ऑनसेट के, क्योंकि ऑनसेट के टाइम में उसका प्रभाव कहाँ पे हमें देखने के लिए मिलता है, सिर्फ दक्षिणी भारत के अंदर, तो उस टाइम पे भी जून के माह में भी हमें इसलिए इसका प्रभाव जो है देखने के लिए मिलता है। खास करके अगर हम बात करें भारत के अंदर तो आपका राजस्थान के ऊपर और साथ ही साथ उत्तरी पश्चिमी गुजरात वाला भाग है, फिर हरियाणा में सबसे ज्यादा जो एडवर्स इम्पैक्ट है हमें हीट वेव्स का देखने के लिए मिलता है। बहुत कुछ हफ्तों तक जो है लगातार सूखी एकदम गर्म हवाएं चलती हैं मई के महीने में, और जिस वजह से वहां पे तापमान बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और इसका सबसे ज्यादा जो प्रभाव है वो हमें किन लोगों के ऊपर देखने के लिए मिलता है, जो गरीब लोग हैं उनके ऊपर, क्योंकि उनके पास इतने कोई कहते हैं इन हीट वेव से बचने के लिए कोई उपाय नहीं है, तो बहुत लोगों की मृत्यु हो जाती है। साथ ही साथ उस टाइम पे जो फसलें, जो पाक जो उगाई जाती है, जो खरीफ की जो पाक होती है उसके ऊपर, खरीफ क्रॉप के ऊपर इसका एक एडवर्स इम्पैक्ट देखने के लिए मिलता है वो। और साथ ही साथ ये जो ठंड गर्म हवाएं जब चलती हैं, खास करके अगर हम बात करें राजस्थान के रण क्षेत्र के अंदर, तो इन हवाओं का वेग इतना ज्यादा होता है। और साथ ही साथ हमें पता है कि जो राजस्थान का रण है वहाँ की मिट्टियों की अगर हम बात करें तो वहाँ रेतान मिट्टियां हैं, सैंड जो है मिलती है, तो वो हवा भी, वो जो मिट्टी है वो भी सूर्य ताप के आने की वजह से बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है, ताप बहुत हीट अप हो जाती है। और ये जो तेज हवाएं चलती हैं, गर्म हवाएं चलती हैं, वो इन मिट्टियों को उड़ा करके लेकर के जाते हैं, तो वहां पे जो फसल उगी भी है, जो वेजिटेशन ग्रोथ भी हुआ है, उसके ऊपर वो गर्म मिट्टी आकर के उसको ढक लेती है। एक तो मिट्टी गर्म है, ऊपर से जो पाक थोड़ी उगी है उसके ऊपर आकर के उसको ढक लेगी, तो उस वजह से जो भी फसलें अगर उगाई होती हैं, क्रॉप्स जो होती हैं वो जल जाती हैं।
ठीक है। तो ये भी एक जो इसका बहुत ही एडवर्स जो इम्पैक्ट है वो हमें देखने के लिए मिलता है। तो क्लियरली हम देखिए 20 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड का जो पार्ट है, ठीक है, उसके आजू बाजू का जो क्षेत्र है वहां पे सबसे ज्यादा ये प्रेवलेंट हमें देखने के लिए मिलती है। फेवरेबल यहाँ पे फैक्टर्स क्या है, गर्म और शुष्क हवाएं होती हैं, और साथ ही साथ ये जो पश्चिमी जो वेस्टर्न पश्चिमी भारत वाला जो भाग है ये मोस्टली प्लेन है, तो इस वजह से इनको एक अच्छा ट्रैवल करने के लिए एक लंबा पाथ भी मिल जाता है, ठीक है। और एक उच्च तापमान वहां होने के वजह से लो प्रेशर कंडीशंस भी होती है, निम्न दबाण की स्थितियां होती हैं। और आपको बताया था हवाएं जो है वो हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती हैं, राइट। तो क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा है, तापमान ज्यादा है उस टाइम पे वेस्टर्न इंडिया के अंदर, तो यहाँ पे लो प्रेशर कंडीशंस हो जाती हैं। तो आजू बाजू के दूसरे जो क्षेत्र हैं जहाँ पे तापमान इतना ज्यादा नहीं है, तो वहां से हवाएं जो है यहाँ पे चलने लग जाती हैं। तो एक तो ये हवा गर्म है और निम्न दबाण की स्थिति यहाँ पे उत्पन्न होने की वजह से हवाएं बहुत ज्यादा स्पीड पकड़ लेती है, हवाओं के अंदर वेग बहुत ज्यादा होता है, जिस वजह से हवाओं के अंदर जो एनर्जी है वो हमें काफी ज्यादा देखने के लिए मिलती है। अब हम बात करते हैं कोल्ड वेव्स की, कि कोल्ड वेव्स आने की क्या वजह होती है, व्हाट आर द कॉजेस ऑफ द कोल्ड वेव्स। तो कोल्ड वेव कंडीशंस occurs during the winter months when the cold air masses from the higher latitudes sweeps over the region in the rear of the well-marked moving low pressure system in the westerly wind flow of the mid latitudes which travel from west to east mostly। जो इसका ट्रेवल का अगर हम डायरेक्शन देखेंगे, इट इज वेस्ट टू ईस्ट, winds from the northwesterly southwesterly direction towards the northern and southern hemisphere prevails and brings the cold air masses from the high latitudes, and the cold wave conditions develop if the temperature falls rapidly much below the normal, that is the 8 degrees centigrade, and occasionally the foggy weather develops during the day which inhibits the day warming and provides the favorable condition for the cold wave conditions to linger, and the clear sky conditions during the night further facilitates the lowering of the temperature by unobstructed radiation cooling। होता क्या, ठंड के जब महीने होते हैं यानी कि विंटर सीजन जब होता है, या फिर आप बोल सकते हैं नवंबर, लास्ट वीक ऑफ नवंबर से लेकर के, या नवंबर से लेकर के फरवरी माह की बात करें, तो तापमान बहुत ज्यादा गिर जाते हैं। सबसे ज्यादा तापमान कहाँ गिरेंगे, तापमान कम होंगे हायर लैटिट्यूड्स में, यानी कि पहाड़ी जो क्षेत्र है, हिली जो एरियाज हैं, वहां पे सबसे ज्यादा आपके तापमान कम होता है। वहीं पे पहाड़ी क्षेत्र के जो निचले जो भाग हैं, यानी कि खीण वाले जो भाग हैं, वैली जो रीजन है, वो समतल है, वो प्लेन है, यहाँ पे तापमान क्या होगा, ज्यादा होगा, हाई टेम्परेचर होगा। और आपको पता है तापमान ज्यादा होता है तो इसका मतलब वहां पे दबाण क्या होता है, निम्न होता है, लो प्रेशर होता है। और अभी मैं आपको बता रही थी कि हवा कहाँ से कहाँ चलती है, हवा हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती है। तो यहाँ पे तापमान ज्यादा हुआ इसलिए यहाँ निम्न दबाण की स्थिति हुई, लो प्रेशर की सिचुएशन हुई, इसलिए हवाएं जो है वो पहाड़ी क्षेत्रों से, हिली एरिया से किस तरफ चलेंगी, नीचे जो खीण वाले जो भाग है, वैली जो रीजन है, वहां पे चलेगी। और अचानक ये हवा जब चल रही है, और हमें पता है विंटर जो मंथ्स होते हैं, शाळे के जो महीने होते हैं, उस टाइम पे जनरली क्लाउडलेस क्लियर या आपके स्काई होता है, यानी कि जो आसमान है उस पर बादल रहित स्थितियां मुख्यतः रहती हैं। तो उस वजह से क्या होता है कि ये हवा बहुत इजीली एकदम से नीचे के क्षेत्र में पहुंच जाती है और अचानक तापमान वहां पे कम कर देती है, और वहां पे हमें कोल्ड वेव्स का, ठंडी जो मौजा है उसका प्रभाव देखने के लिए मिलता है। तो फेवरेबल कंडीशंस क्या है इसके लिए, सबसे पहला फेवरेबल कंडीशन है दैट इज द इनफ्लो ऑफ कोल्ड एयर मास from the higher latitudes over the region in the rear of the passage of the well marked low pressure system in the westerly wind flow of mid latitudes। यानी कि मध्य अक्षांशीय जो क्षेत्र हैं वहां पे पहाड़ी क्षेत्र से निचले जो क्षेत्र हैं वहां पे ठंडी हवा का आना। और ये जो ठंडी हवा है इसकी मोस्टली डायरेक्शन की बात करें
तो इसकी डायरेक्शन क्या होती है इन हवाओं की, ये वेस्ट टू ईस्ट चलती हैं, पश्चिम से पूर्व की तरफ इन दिशाओं का इनका प्रभाव देखने के लिए मिलेगा। वहीं पे अगर हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में बात करें, यानी कि उत्तरी गोलार्ध के अंदर बात करें, तो इनकी डायरेक्शन नॉर्थ वेस्टर्ली होती है, यानी कि उत्तरी पश्चिमी इनकी दिशा होती है इन हवाओं की। वहीं पे अगर हम बात करें दक्षिणी गोलार्ध के अंदर, सदर्न हेमिस्फीयर के अंदर, तो इनका डायरेक्शन क्या होता है, साउथ वेस्टर्ली, दक्षिणी पश्चिमी जो है इनकी दिशा हमें देखने के लिए मिलती है। दूसरी फेवरेबल कंडीशन क्या है कि आपके जो फॉगी वेदर जो सिचुएशन होती है उस वजह से भी ऐसा होता है, यानी कि अगर फॉग है, अगर धुंध की जो स्थिति है तो वो ये एग्रीगेट करती है कोल्ड वेव्स को। तीसरा जो है वो स्ट्रॉन्ग रेडिएशन कूलिंग का मिलना, क्यों, क्योंकि रात के टाइम में आपके क्लियर स्काई कंडीशंस होती है, रात के टाइम में बादल रहित जो है आसमान की जो स्थितियां होती हैं वो इसको और ज्यादा एग्रेवेट करती हैं। अब हम बात करते हैं कोल्ड वेव्स ओवर द इंडिया। भारत के अंदर जो ठंडी ये जो मोजा है इसका प्रभाव कैसा रहता है, तो ठंडी मोजा भारत के अंदर हम देखें तो जनरली इट इज एक्सपीरियंस ड्यूरिंग द विंटर सीजन। बोला ही आपको, विंटर सीजन मतलब कौन से महीने आ जाएंगे, दिसंबर टू फरवरी। जनरली अगर हम बात करें इन इट कैन इवन एग्रेवेट फ्रॉम नवंबर टू मार्च ऑल्सो, नवंबर से भी शुरू हो जाती है कई बारी ठंड जो है। जैसे कि इस साल की अगर हम बात करें तो अगर उत्तर भारत की हम बात करें तो वहां पे ठंड जो है वो शुरू हो गई क्योंकि थोड़ी बारिश हुई। वो डिपेंड करता है कि जो आपके मावट की जो बरसात है, विंटर जो रेनफॉल होता है जो कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस के वजह से होता है, पश्चिमी जो विक्षोभ है उस वजह से जो मावट की बरसात होती है वो किस समय पे होती है। तो इस बारी वो बरसात जल्दी हो गई, इस वजह से अभी नवंबर के महीने में हम उत्तर भारत के अंदर देखिए तो काफी ज्यादा ठंड का प्रभाव देखने के लिए मिल रहा है। फिर कई बारी विंटर्स जो है वो लेट आती हैं, लेट ही जाती हैं, तो मार्च के महीने तक हमें उसका प्रभाव देखने के लिए मिलता है। तो ओवरऑल अगर हम इन जनरल बोले तो दिसंबर टू फरवरी है, लेकिन अगर सर्दियां जल्दी आती हैं या लेट जाती हैं तो नवंबर से मार्च के बीच में भी हमें कोल्ड वेव्स का प्रभाव जो है वो देखने के लिए मिलता है। मैक्सिमम जो इसका इम्पैक्ट है, सबसे ज्यादा जो इसका प्रभाव अगर हम बात करें भारत के अंदर तो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट के अंदर ही मिलता है, उत्तरी पश्चिमी जो भाग के अंदर ही मिलता है। अब भारत का उत्तरी पश्चिमी भाग क्या है एक्चुअली, क्यों यहीं पे हमें हॉट वेव्स का प्रभाव भी ज्यादा मिल रहा है और क्यों यहीं पे हमें ठंडी हवाओं का प्रभाव जो है ज्यादा मिल रहा है, क्योंकि इट इज लैंड लॉक्ड, ये पूरी चारों तरफ जमीन से घिरा हुआ है, इसके नजदीक में कहीं पे भी दरिया नहीं है, इसीलिए यहाँ पे हीट वेव्स का भी प्रभाव हमें सबसे ज्यादा देखने के लिए मिलता है। गर्मियों में यहाँ पे हीट वेव्स हैं और सर्दियों में ये जो हीट वेव्स हैं इनको लोकली अगर हम स्थानीय भाषा के अंदर अगर हम बात करें, राजस्थान के अंदर इसको क्या बोलते हैं, इसको लू जो शब्द है इसके लिए बोला जाता है। तो ये भी कई बार ऑब्जेक्टिव टाइप या फिर इन द ब्लैंक्स टाइप क्वेश्चन के अंदर आपके पूछ लेते हैं। और वहीं पे सर्दियों के अंदर भी हम देखें तो यही नॉर्थ वेस्टर्न जो पार्ट है यहाँ पे सबसे ज्यादा प्रभाव हमें देखने के लिए मिलता है, या कई बारी इवन सदर्न और ईस्टर्न पार्ट्स में भी हमें इसका प्रभाव देखने के लिए मिलता है। इन जनरल नहीं है, सामान्य नहीं है, लेकिन दक्षिणी भारत और पूर्वी भारत के जो भाग हैं वहां पे भी हमें ठंडी मोजा का प्रभाव कई बारी देखने के लिए मिलता है। तो जनरली फेवरेबल क्या कंडीशंस हैं भारत के अंदर, किस वजह से ये आते हैं, क्योंकि जो अपर एयर ऊपरी जो हवा का है उसमें वेस्टर्लीज का प्रभाव, जो पश्चिमी हवाएं हैं, ठीक है, पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव हमें देखने के लिए मिलता है, जिस वजह से ये वाइड स्प्रेड होती हैं। दूसरी चीज ये है कि हम विंटर्स की बात करें, सर्दियों की बात करें, शारद के मौसम की बात करें तो भारत के अंदर जनरली इट इज डिवॉइड ऑफ रेन्स, बरसात जो है वो बहुत कम होती है। सिर्फ उत्तरी जो पश्चिमी भारत वाला जो भाग है वहां पे नॉर्थ वेस्टर्न विंड्स जो हैं, जो कि पछुआ पवने हैं, वो बारिश करती हैं जिसे हम दोमट की बरसात बोलते हैं। बाकी दक्षिणी भारत को अगर हम देखें तो वहां पे बारिश का प्रभाव हमें देखने के लिए नहीं मिलता है, और इस वजह से यहाँ पे इसका प्रभाव नहीं होने के वजह से आपको क्लियर स्काई कंडीशंस मिलती है, जो आसमान है वो बादल रहित हमें देखने के लिए मिलता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है कि हमें इसका प्रभाव जो कोल्ड वेव्स का है देखने के लिए मिलता है। अब हम बात करते हैं इम्पैक्ट की, इसका क्या प्रभाव पड़ता है ह्यूमन बींग्स के ऊपर। काफी इम्पैक्ट पड़ता है ह्यूमन बींग्स के ऊपर, हमें देखने के लिए मिलता है, खास करके ह्यूमन हेल्थ के ऊपर। गर्म
जब लू चलती है तो उस वजह से आपको हीट स्ट्रोक्स हो जाते हैं, डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम्स देखने के लिए मिलते हैं। इवन लाइफ स्टॉक के ऊपर जो पशु हैं उनके ऊपर इसका प्रभाव देखने के लिए मिलता है, इंडस्ट्रीज के ऊपर देखने के लिए मिलता है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जो है इसके ऊपर हमें इसका प्रभाव देखने के लिए मिलता है। बहुत ज्यादा तापमान होने से, हीट वेव्स चलने पे थर्मल स्ट्रेस जैसे हेल्थ कुछ डिसऑर्डर हो जाते हैं। कई सारे पशु जो हैं उनकी बहुत ज्यादा गर्मी होने की वजह से मृत्यु भी जो है वो हो जाती है, क्योंकि इस टाइम पर हाइपरथर्मिक एक एनवायरनमेंट क्रिएट होता है जिससे शरीर के अंदर पानी की जो मात्रा है वो काफी कम हो जाती है और स्वेटिंग बहुत कम हो जाता है, यानी कि आपका प्रेस्पिरेशन नहीं होता है, आपका पसीना नहीं निकलता है, जिस वजह से आपको थर्मल स्ट्रेस जैसी जो सिचुएशन है वो हो जाती है, खुजली आने लग जाती है या चक्कर आ जाते हैं, जैसे हीट स्ट्रोक बोला जाता है। ऐसी कंडीशंस आपको देखने के लिए मिलती हैं। ऐसे ही कोल्ड वेव्स की बात करें, जब ठंडी मोजा चलती है तो उससे भी थर्मल स्ट्रेस आता है। बहुत ज्यादा ठंड चलने की वजह से मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन जो है वो नहीं हो पाता है, जो मसल्स है यानी कि हमारी मांसपेशियां जो है वो अकड़ जाती हैं, आदमी कांपने लग जाता है, बॉडी का मेटाबॉलिज्म जो है वो इफेक्ट होता है, सांस जो है वो धीमे आने लगती है, सांस लेने में भी दिक्कत होती है। तो उस वजह से कोल्ड वेव्स की वजह से इलनेस आ जाती है। और अगर ठंडे प्रदेश की बात करें, हिली एरियाज में अगर आप पहाड़ी क्षेत्रों में जाते हैं तो वहां पे तो बहुत ज्यादा अगर बर्फ पड़ी हुई है तो फ्रॉस्ट बाइट्स, चिल बिल्स, नोज ट्रिप जैसी जो प्रॉब्लम है या हाइपरथर्मिया जैसे जो प्रॉब्लम्स है वो हमें देखने के लिए मिलता है। इसका प्रिवेंशन कैसे किया जा सकता है? हीट वेव्स के लिए हल्के कलर के, लाइट कलर के कपड़े पहने और लगभग पूरी बॉडी कवर करके रखें और दिन में ज्यादा से ज्यादा पानी जो है पिए। बाहर धूप में गर्मी के टाइम पे डायरेक्टली बिना सिर को ढके हुए बाहर नहीं निकले, और जरूरत हो तभी बाहर निकले, वरना धूप वगैरह में ना जाएं और ज्यादा से ज्यादा पानी पिए और अल्कोहलिक जो बेवरेजेस हैं उनका कंजप्शन ना करें। कोल्ड वेव्स के लिए भी अच्छे गर्म कहते हैं कपड़े पहने ताकि बॉडी जो है वो गर्म रहे। बहुत ज्यादा ठंड के टाइम में बाहर ना निकलें और ज्यादा खाना खाएं, खास करके फैटी फूड खाएं जो वसा जिसमें ज्यादा मिलता है, ठीक है, उसका ज्यादा यूज किया जाना चाहिए। तो ये कुछ अगर मेथड्स करें तो इस हीट वेव्स और कोल्ड वेव्स का जो इम्पैक्ट है उसको कम किया जा सकता है। तो ये हमारा यहीं पे एंड होता है। कुछ गुजराती में मेरे पास जो नोट्स हैं वो मैं आप लोगों को अपलोड कर दूंगी, व्हाट्सएप पे भी रख दूंगी। और ये हमारा यूनिट यहीं पे खत्म होता है, तो हमारा सिलेबस यहीं पे खत्म होता है। और आप लोगों को पहले ही बता दिया है मैंने कि दिसंबर में आप लोगों के पास नोटिस भी आ गया होगा कि दिसंबर में आपकी यूनिवर्सिटी के एग्जाम होने वाले हैं, तो आप लोग उसके लिए प्रिपेयर कर लें उस अकॉर्डिंग। और साथ ही साथ जो भी आपको नोट्स दिए वो रेफर करें और सब प्लीज अपने असाइनमेंट सबमिट कर दें, क्योंकि बाय 30 तारीख तक जो है कहते हैं मार्क्स का लिस्ट मैं रख दूंगी। तो अगर आप नहीं करते हैं तो उसका इम्पैक्ट आपके मार्क्स के ऊपर, इंटरनल मार्क्स के ऊपर पड़ेगा। एंड ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक आपके आने वाले आगे यूनिवर्सिटी एग्जाम्स के लिए। और किसी को कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम है आप व्हाट्सएप ग्रुप पे या यूट्यूब पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। Thank you everyone.